मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है नवीन लोक प्रबंध। नवीन लोक प्रबंध का उदय 1980 के जो दशक है उसके उत्तरार्ध का है और इसका जो उदय है वह जो लोक प्रशासन था, तत्कालीन जो लोक प्रशासन था और जो अधिकारी तंत्र के जो परंपरागत प्रतिमानों की असफलताओं के परिणाम स्वरूप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उदय हुआ था। क्योंकि जो उस समय की परिस्थितियां थी उसमें जो परंपरागत लोक प्रशासन उस समय की या आवश्यकताओं की मांग के अनुसार या अपेक्षाओं के अनुसार उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे परिस्थितियों में जो परिवर्तन आए या जिन चीजों पर बल दिया गया था उसे नवीन लोक प्रबंध कहा जाता है। नवीन लोक प्रबंध इस बात पर बल देता है कि प्रशासन भी एक प्रकार का प्रबंध है जिसको लोक सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। अर्थात जो लोक प्रशासन है उसमें भी प्रबंधीय पुट होना चाहिए जिससे कि उन सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। नवीन लोक प्रबंध को समझने से पूर्व इसे किन परिस्थितियों में इसका उदय हुआ, क्या परिस्थितियां रही थीं, जो किस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य था, उस पे प्रकाश डालना। इसमें अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की घटनाओं का विश्लेषण करें तो यह वह समय था जहां पर कि बहुत सारे देश एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में ये देश थे जो नवोदित राष्ट्र थे जिनको औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति मिली थी और वे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए थे। और इन देशों के समक्ष जो चुनौती थी वह थी कि उन देशों में जो आर्थिक विकास की गति कम है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना और एक विकास की गति को प्राप्त करना। तो इन देशों के द्वारा और भी देशों के द्वारा उस समय पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया था। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के कार्यों में जहां वृद्धि करती है वहीं पर इस बात पर भी बल देती है कि राज्य के द्वारा जो पुलिस राज्य है या जो रेगुलर कार्य होते हैं राज्य के उससे हटकर सभी लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराए और उसी के साथ साथ जो शेष सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करे या उसमें गुणात्मक सुधार लाए। यह लोक कल्याणकारी राज्य इस बात पर बल देता है। तो जब राज्यों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस धारणा को स्वीकार किया गया, साकार रूप प्रदान किया गया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। और ये जो वृद्धि थी वो राज्य के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन गतिविधियों को या जिन क्रियाकलापों को स्वीकार किया गया था उसके परिणाम स्वरूप थी। और इसका जो प्रभाव था वह यह हुआ कि राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी थी या जो हम कहें नौकरशाही थी, उस नौकरशाही के आकार में भी वृद्धि हो गई थी और नौकरशाही का आकार जो है वह बड़ा हो चुका था। इसी के साथ साथ जो घटनाएं उस समय पर घट रही थी वह थी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार जो मांग थी नौकरशाही या लोक प्रशासन उनमें परिवर्तन की मांग कर रहा था।
इसी समय में जो हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की और संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहां पर जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि नौकरशाही के आकार को कम करके किस तरीके से प्रशासन की भूमिका को प्रभावी बनाया जा सकता है। अर्थात राज्य की शक्तियों को और राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया, क्योंकि जो राज्य के कार्य थे और शक्तियां थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि वह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अगर हम उसे प्रशासन के राज्य भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हर क्षेत्र का प्रबंधन जो है वह राज्य के द्वारा ही किया जा रहा था। तो यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया कि जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाए और राज्य का जो कार्य करने का दायरा है उसको सीमित किया जाए। यहीं पर जो परिस्थितियां और परिवर्तित हुई वह था 1990 के दशक के आसपास, जहां पर कि वैश्विक पटल पर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का दौर आया, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल देशों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन आया, बल्कि उसके साथ साथ नौकरशाही के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। तो यह जो परिदृश्य है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उभर कर सामने आया था, जहां पहले द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, उसके पश्चात 1991 में सोवियत जो पूर्व सोवियत संघ था उसके विघटन के पश्चात एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी। तो इस तरीके का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है जो उस समय पर विद्यमान था। अब जो नवीन लोक प्रबंध है उसका जो उदय है या उसकी जो इस अवधारणा का ने जब साकार रूप लिया है, तो इस अवधारणा का जो हम कहें आरंभ अगर कहें तो जो 1970 का दशक है उसमें सबसे पहले जो 1978 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिविल सर्विस रिफॉर्म अधिनियम पारित किया गया था उससे हम इसे ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पर जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनके द्वारा इस बात को महसूस किया जा रहा था कि जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो प्रबंध पुट है उसका अभाव महसूस किया गया था। तो जो उसका अभाव महसूस किया गया था उसी के परिणाम स्वरूप ये महसूस किया जा रहा था कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वह अपनी भूमिका को निभाने में, उसका निर्वाह करने में उतनी सक्षम नहीं हो पा रही है। इसलिए अमेरिका में जो सुधार थे उन पर बल दिया गया और उसके लिए अधिनियम भी पारित किया गया। इसी के साथ जब एलपीजी का दौर आया तो उस समय पर भी ये परिस्थितियां बदलने लगी कि जो कार्य राज्य के द्वारा किए जाते थे अब उनके स्थान पर निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वे अब बाजार आधारित व्यवस्था में परिवर्तित हो गए थे। अर्थात जो कार्य अब तक सरकारों के द्वारा किए जाते थे अब वह ओपन मार्केट में, खुले बाजार में एक प्रतियोगिता के आधार पर हो रहे थे। खुली प्रतियोगिता थी जिसमें सभी की सहभागिता बनी हुई थी। इसी के साथ साथ जो नौकरशाही का आकार था वह आकार इतना बड़ा था, उसको या विस्तृत हो चुका था। सरकार के जो कार्य थे उनको पूरा करने के लिए, जो नीतियां बनाई जाती थी उनको लागू करने के लिए जो क्षेत्र था वो उसका आकार विस्तृत होता जा रहा था। और इसी के साथ साथ जो इस मशीनरी के ऊपर खर्च हो रहा था, लोक प्रशासन के ऊपर खर्च हो रहा था, वह भी इतना था कि उसके एक तरीके से जो राज्य और विशेषकर वो राज्य जो अभी विकासशील अवस्था में थे और इवन जो विकसित राष्ट्र थे उनके ऊपर भी अतिरिक्त बोझ महसूस किया जाने लगा था। इसी के साथ साथ जो 1980 के दशक में जो पाश्चात्य देश थे उनके देशों के में भी जो संकट का परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रबंध पर बल दिया जा रहा था कि
जो परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी वह उसको निभाने में या उस चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रबंध अस्तित्व में आया। नवीन लोक प्रबंध शब्द का जो प्रयोग अगर हम कहें प्रथम बार 1991 में क्रिस्टोफर हुड के द्वारा एक उनका अपना लेख था उसमें जिसमें उन्होंने कहा था ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। उन्होंने उस लेख में इस बात पर बल दिया था कि किस प्रकार से प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस जो नवीन लोक प्रबंध की जो अन्य विचारक हैं जिनमें गेराल्ड काइटन, पी होगेट हैं, सी पार्लर हैं, इसी के साथ साथ आर रोड्स हैं, आर एम कैली तथा एल टेली भी अन्य विचारक हैं जो इस अवधारणा को विकसित करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो क्रिस्टोफर हुड के द्वारा जो नवीन लोक प्रबंध की बात की गई थी या उनके जो लेख के माध्यम से जो नवीन लोक प्रबंध की विशेषताएं की अगर हम बात करें निकल कर सामने आती हैं या जो प्रकाश में आती हैं, वो बात करते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी जो पेशेवर प्रबंध है उसको अपनाने की आवश्यकता है। जो प्रोफेशनलिज्म है वो लोक प्रशासन में अपनाया जाना चाहिए कि लोक प्रशासन केवल एक सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए जो परंपरागत माध्यम है उसके स्थान पर उसमें अब प्रबंध की जो विशेषताएं हैं उनको अपनाया जाए। इसी के साथ साथ जो निजी क्षेत्र में जिस शैली को अपनाया जा रहा है उसका अनुसरण भी इसमें किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भूमंडलीकरण के दौरान या हम कहें निजीकरण के दौरान जो चीजें निजी संगठनों की या निजी प्रशासन के सामने उभर कर आई थी जो उस समय पर बेहतर परिणाम दे रही थी, तो वो यहीं पर ही क्रिस्टोफर के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि जो लोक प्रशासन है उसको बेहतर बनाने के लिए उस शैली का अनुसरण यहाँ भी किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब वो शैली यहाँ पर भी आएगी तो जहाँ ये और अधिक प्रभावी बनेगा प्रशासन, उसी के साथ साथ जो एक प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी उभर कर सामने आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से उदारीकरण हो रहा था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थी, नए नए प्रकार के प्रशासनिक निजी प्रशासन सामने आ रहे थे, तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी। तो वो जो कि इस जो प्रशासन है, सरकारी प्रशासन की जो बात करते हैं कि उसे भी उस प्रतिस्पर्धा में की तरफ उन्मुख होना चाहिए, तभी वह भी बेहतर सेवाएं देने में अपने आप को सक्षम साबित कर सकेगा। इसी के साथ साथ जो संसाधन है उन संसाधनों के उपयोग में अनुशासन होना चाहिए और मितव्ययता होनी चाहिए कि सरकारी खर्च इस प्रकार से किया जाए जिसमें कि मितव्ययता हो। मितव्ययता के अर्थात जिसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक आउटपुट आ सके, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट हो, और सरकारी धन का जो खर्च है उसे अनुशासनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए। जो बड़े बड़े अभिकरण हैं, जो बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसी हैं, वो उनको इस प्रकार की लघु इकाइयों में विभक्त कर दिया जाए जिससे कि वह जो कार्य करें उनमें एफिशिएंसी आ सके। बड़े संगठनों के बजाय, बड़े प्रशासनिक संगठन के बजाय छोटे प्रशासनिक संगठनों पर बल देने का क्रिस्टोफर ने प्रयास किया था। इसी दिशा में जो दूसरे विचारक हैं जिसमें ऑसबॉर्न और गैबलेट के ने अपनी कृति या जो अपनी रचना की अगर हम बात करें, जिसमें वो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं 1992 में, तो उसमें जो उन्होंने प्रमुख रूप से बल डाला है, प्रकाश डाला है, उन्होंने जो उद्यमी सरकार के लिए निम्न बातों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमी सरकार के लिए उत्प्रेरक सरकार होनी चाहिए, सामुदायिक जो स्वामित्व है उस पर बल दिया। इसी के साथ साथ जो रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामोन्मुखी जो सरकार है वह हो, ग्राहक उन्मुखी सरकार हो, और इसी के साथ साथ जो बाजार उन्मुखी सरकार है, और इन सब के साथ साथ विकेंद्रीकरण
उदाहरण पर भी बल दिया। इन जो विद्वान थे, इन विद्वानों ने जो उद्यमी सरकार के लिए इस बात पर बल दिया कि अगर ये सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रशासन में परिवर्तन है वह संभव हो सकेगा, और उसी के लिए उन्होंने ये सारे अपने सुझाव दिए थे। इसी नवीन लोक प्रबंध की अगर हम बात करें तो जो मोहित भट्टाचार्य हैं, उन्होंने उनके अनुसार जो प्रमुख विशेषताएं हैं या उन्होंने जो प्रमुख विशेषताएं बतलाई हैं, उन्होंने कहा कि नीति की अपेक्षा प्रबंध, निष्पादक, मूल्यांकन और कार्यकुशलता पर बल होना चाहिए, कि केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित न होकर इस बात पर बल दिया जाए कि उनका कार्यों का प्रबंध कैसे किया जाता है, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, इसी के साथ साथ मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जब ये सारी चीजें होंगी तो उसके लिए कार्य कुशलता पर वो बल देते हैं कि कार्य कुशलता महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से कार्यों का संपादन किया जाता है, और यह जो संपादन है यह मितव्ययता के साथ होना चाहिए। उसमें मितव्ययता हो, जो सरकारी धन है उसका खर्च या उसका जो प्रयोग है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक या कम से कम लागत में हम अधिक से अधिक की जब उत्पादन की बात करते हैं तो उस दृष्टिकोण से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ मोहित भट्टाचार्य जी ने जो बल दिया, उन्होंने कहा कि अर्ध बाजारों का प्रयोग किया जाए और ठेके द्वारा जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहन किया जाए। अर्थात जो सरकारों के कार्य बढ़े हुए हैं या अतिरिक्त कार्य हैं या सरकारों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है उसको कम करके अर्ध बाजारों का प्रयोग किया जाए और जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहित किया जाए और ठेके के द्वारा कार्य प्रणाली को अपनाया जाए। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रबंध को विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। अगर इन सभी परिभाषाओं के आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर नवीन लोक प्रबंध की कुछ विशेषताओं का हम कहें कि निकाला जाए तो उन विशेषताओं के आधार पर नवीन लोक प्रबंध को इस आधार पर परिभाषित किया जा सकता है कि पहली चीज है कि नवीन लोक प्रबंध जो है वह प्रबंधात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है कि जिस प्रकार से यह प्रशासन को भी एक प्रकार का प्रबंध ही मानता है और इसलिए वो कहता है कि प्रशासन में भी जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है उसे अपनाया जाए, और जब इस दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो परिणाम आएंगे वो बेहतर होंगे और यहाँ पर जो कार्य क्षमता है उसमें भी विकास होगा। इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि जो सार्वजनिक सेवाओं का स्वरूप रहा है वह स्वरूप इस प्रकार का है कि जहां पर सरकारों के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है उनको जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन्हें लागू किया जाता है उसके माध्यम से, और उसके माध्यम से जनता के विकास के लिए जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से विकास किया जाता है। तो यहाँ पर भी वो एक प्रतिस्पर्धात्मकता की बात की जाती है कि जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें और अच्छे निकल कर आएंगी, क्योंकि किसी के भी अगर डोमिनेंस एक ही उसका रहेगा, एक ही तरीके की परंपरागत प्रणाली रहेगी तो उसमें जो ठहराव है उसमें परिवर्तन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी और बेहतर रिजल्ट आएंगे। जो इस समय पर चूंकि भूमंडलीकरण का दौर आ चुका था, व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा था, तो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये बाजार और उन्मुख व्यवस्था की बात करता है। वो कहता है कि जब अब सेवाएं बाजार के लिए खुल गई हैं या हम कहें खुली बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें सभी के लिए प्रतिभाग करने के अवसर हैं, सरकारों के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो कार्य क्षमता है एवं कार्य उत्पादन है उस पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है।
क्यों? क्योंकि जो निजी या बाजार है वो इन पर प्रमुख रूप से बल देता है। तो जब इन विशेषताओं को जब प्रशासनिक व्यवस्था में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें भी परिवर्तन होगा और उसके भी परिणाम जो है वो बेहतर आएंगे। लचीलेपन की को वरीयता है। अगर लोक प्रशासन नवीन लोक प्रबंध की विशेषताओं का विश्लेषण करें तो इसमें लोक प्रशासन के कंपैरिजन में एक तरीके की हमें लचीलापन दिखाई देता है, क्योंकि जो परंपरागत प्रशासन है वो नियमों पर अधिक बल देता है, कठिनता उनकी जो उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाए उस पर बल देता है, मतलब बहुत अधिक नियमों के प्रति रिजिड होता है। जबकि नवीन लोक प्रबंध कहता है नहीं, कार्यों के संपादन के लिए, प्रभावशीलता के संपादन के लिए, बेहतर परिणामों के लिए यह आवश्यक है कि उसमें समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसे परिवर्तन करके अपनाया जा सके, जिससे कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकारों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, नवीन लोक प्रबंध के इस बात पर बल देता है कि उन पर सार्वजनिक व्यय पर कटौती किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पूर्व में भी विकसित देशों के द्वारा और बाद में विकासशील देशों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाने लगा था कि जो प्रशासनिक ढांचा है या लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर जो सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, संगठन बड़ा हो जाता है, उस पर जो खर्च आता है उससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। तो इसको कम करने के लिए सरकारी मशीनरी को कम किया जाए और वहां से जो धन की बचत होगी उस धन को जनता के विकास के लिए या उनके विकास हेतु खर्च किया जाएगा, तो उससे अच्छे बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। जो तकनीकों का प्रयोग उद्यमी तकनीक है उनका प्रयोग करने पर बल देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो निजी प्रशासन है वहां पर इसी बातों पर बल दिया जाता है कि किस प्रकार से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। तो ये कब होगा? जब जो उद्यमी तकनीकें हैं उनका प्रयोग भी यहाँ पर प्रशासन में किया जाएगा और प्रशासन को उन तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से उसे और बेहतर और सफल या प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ जो नवीन लोक प्रबंध बल देता है कि लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, लक्ष्य उन्मुखी प्रशासन हो, क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुसार यदि प्रशासन को चलाया जाता है तो निश्चित रूप से वह अधिक प्रभावी होता है। लक्ष्य यद्यपि चाहे वो निजी प्रशासन है, सरकारी प्रशासन है, दोनों में ही लक्ष्य निर्धारित होते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये हो कि किस प्रकार से जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। केवल नीतियों का क्रियान्वयन कर देना मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर जो नीतियों को लागू करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाए और उसी दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए वो तथ्यों पर बल देते हैं कि तथ्य आधारित जो व्यवस्था है वह होनी चाहिए कि किस प्रकार जो सूचनाएं हैं उनका विश्लेषण किया जाए, उन सूचनाओं के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाए और जब नीतियों को क्रियान्वयन हो तो किस प्रकार से जो फीडबैक है उसे लिया जाए। इन सब चीजों में तथ्य आधारित होना चाहिए। जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता हो, खुलापन हो, क्योंकि जो ये वह दशक भी था 1990 के पश्चात का जब वैश्विक पटल पर सदशासन की, गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा थी वह साकार रूप ले रही थी। तो उसी दिशा में ये भी प्रयास किया गया था
कि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यवस्था में पारदर्शिता हो और खुलापन हो। इसीलिए नवीन लोक प्रबंध भी इस बात पर बल देता है कि जब व्यवस्था में खुलापन होगा या ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को अपनी चीजों को पता करने का अधिकार होगा, तो इससे न केवल सरकारों का और प्रशासन की कार्य करने की गति प्रभावशाली हो जाएगी, बल्कि नागरिक भी सशक्त होंगे। और जब नागरिक सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से उसका जो फल लाभ है वो भी मिलेगा। सार्वजनिक सेवाओं में जो राज्य की भूमिका है उसको सीमित किए जाने पर बल देते हैं कि जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप, उदारीकरण के और निजीकरण के परिणाम स्वरूप जो बाजार आधारित व्यवस्था हो गई है, तो अब सरकारों को अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनसे कदम हटाकर अब कम से कम क्षेत्रों में उन्हें अपने हम कहें कार्य करना चाहिए। इस संदर्भ में अगर हम निष्कानन की जो बात है वो सरकार के संबंध में जो कहते हैं कि श्रेष्ठतर सरकार वही है जो लघुत्तर सरकार होती है, कि अर्थात कम से कम कार्य जो है, सरकार के जो कार्य हैं वो सीमित हो और बाकी जो शेष कार्य हैं उन्हें जो है बाजार के, उन्हें जो है खुले प्रतियोगिता के लिए छोड़ देना चाहिए और उसके आधार पर कार्य किए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ यह बल देता है कुशलता पर, मितव्ययता पर, प्रभावशीलता पर, अर्थात जो 3E का कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये जो तीनों चीजें हैं इन पर बल देता है कि कार्य में किस प्रकार से कुशलता लाई जाए और इसी के साथ साथ कैसे मितव्यय बनाया जाए और कैसे प्रभावशीलता हो। अर्थात जो कार्य करना है, जो प्रशासन में जो ये नवीन लोक प्रबंध की बात करते हैं कि ये सारी चीजें तभी आ सकेंगी जब इन सारी चीजों को वहां पर लागू किया जाएगा, प्रशासन में लाया जाएगा और प्रशासन जो है वो एक प्रबंधकीय पुट लेकर आएगा। तो निश्चित रूप से उसका जो समय की मांग है, आवश्यकता के अनुरूप जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान प्रस्तुत करने में यह नवीन लोक प्रबंध प्रसंग होगा। नवीन लोक प्रबंध में जो ग्राहक संतुष्टि है, बाजारोन्मुख व्यवस्था है, उच्चतर सेवा है, कार्य दक्षता है, प्रतिस्पर्धा है, उत्पादनता जैसी जो विशेषताएं हैं, उसमें यह इस बात पर बल देता है कि इन सभी को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए जिससे कि उसके बेहतर परिणाम आ सकें। यद्यपि नवीन लोक प्रबंध ने निश्चित रूप से प्रशासन को प्रभावी बनाने में और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में, दक्ष बनाने में, वो जो निजी क्षेत्र की तकनीक है, उद्यमी तकनीक है, उनको प्रयोग में लाने में विशेष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया है या मुख्य भूमिका निभाई है। परंतु विद्वानों का एक मत यह भी है कि अगर सरकार के द्वारा इन सारे जो नवीन लोक प्रबंध में बात की गई है कि इस राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव भी समाज पर पड़ेगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जो लक्ष्य हैं उनको इन बाजार आधारित व्यवस्था के तहत नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसके लिए उसी प्रकार के राज्य के कार्यों की या लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता है। जनता जो, क्योंकि जो नवीन लोक प्रबंध है वह बात करता है कार्य कुशलता की, प्रभावशीलता की, बाजारोन्मुख व्यवस्था की, लेकिन उसमें जनता के हितों के प्रति जो असंवेदनशीलता है वो उसके प्रभाव को कम कर देती है या न्यून कर देती है। उसमें जो प्रशासन की नैतिकता है, जो एथिक्स की हम बात करते हैं, वो एथिक्स कहीं, वो मूल्य कहीं पीछे रह जाते हैं और लाभ ऊपर आ जाता है, लाभ को वरीयता मिल जाती है। तो इसलिए अगर लाभ ही
प्रशासन का एक वहाँ या नवीन लोक प्रबंध का या जो निजी प्रशासन है उसका उद्देश्य रह जाएगा, तो जो समाज का वह वर्ग जो जिसकी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं राज्य के द्वारा जिसे सहायता प्रदान की जाती है, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वह कहीं पीछे छूट जाएगा। ये जो नवीन लोक प्रबंध की अवधारणा है निश्चित रूप से बहुत प्रभावी है, प्रशासन को प्रभावी भी बनाती है, परंतु इसी के साथ साथ यह लोक प्रशासन की अवधारणा के विपरीत है। इसी के साथ चीजों का या अधिक से अधिक निजीकरण अगर हो जाएगा राज्य के कार्यों का, तो वह भी अपने आप में अव्यावहारिक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देशों में, और अगर हम बात करें विकासशील देशों में, अभी भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा रह जाता है जिसको कि सरकार की सहायता की आवश्यकता होती है, या समावेशी विकास की हम बात करें, समावेशी योजनाओं की बात करें, कि उस वर्ग को अभी भी सरकार की सहायता की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसको और प्रभावी बनाने के लिए जहां पर नवीन लोक प्रबंध को अपनाया जाए, तो उसके साथ साथ इन सारे बिंदुओं को भी देखा जाए कि इन परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से नवीन लोक जो प्रबंध है वह और अधिक प्रभावी रूप से उभर कर सामने आ सकता है, जिसमें जहां प्रशासन की क्षमता में का भी विकास हो, वो बेहतर भी बने और सभी लोगों का विकास भी संभव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।